आज हम विनाइल पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। यदि बहुलीकरण की प्रक्रिया में एक अवयव विनाइल यौगिक हो तो इस प्रक्रिया को विनाइल पॉलीमराइजेशन कहते हैं एवं बने हुए बहुलक को विनाइल बहुलक कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन का बनना एक विनाइल पॉलीमराइजेशन है। अब हम बात करते हैं विनाइल पॉलीमर्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ विनाइल पॉलीमर्स। विनाइल समूहों की त्रिविम व्यवस्था के अनुसार विनाइल बहुलक तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला, आइसोटैक्टिक विनाइल आइसोमर्स। दूसरा, स्टीरियोटैक्टिक विनाइल पॉलीमर्स। तीसरा, एट्रैक्टिव विनाइल पॉलीमर्स। एट्रैक्टिव विनाइल पॉलीमर्स और आइसोटैक्टिक विनाइल पॉलीमर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आइसोटैक्टिक विनाइल पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार के बहुलकों में सभी असममित कार्बन परमाणुओं का विन्यास एक जैसा होता है। ग्रीक भाषा में आइसो का मतलब होता है समान और टैक्टिक का मतलब होता है क्रम। जिनका एक सा क्रम हो, यानी आर हो तो सभी आर आर और एस हो तो सभी एस एस। अतः ये उच्चतम विशिष्ट घूर्णन के साथ डी और एल घूर्णन होते हैं। इन्हें चित्र के अनुसार दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम बात करें एकांतर व्यवस्था या स्टीरियोटैक्टिक विनाइल बहुलक। इस प्रकार के बहुलकों में सभी असममित कार्बन परमाणुओं का विन्यास एकांतर क्रम में होता है और यह बदलता रहता है। मीन्स आर एस आर एस और इस तरह से, जो कि चित्र में दिखाया गया है। अतः घूर्णन अघूर्णन होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात आर एस टाइप से। तीसरे प्रकार का जो व्यवस्था है उसको हम एट्रैक्टिव विनाइल पॉलीमर्स कहते हैं। इन बहुलकों के असममित कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में कोई क्रम नहीं होता। आर आर एस एस हो सकता है, एस एस आर आर हो सकता है, ट्रिप आर 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 एस एस एस, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। घूर्णन और दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकता है, अर्थात इसमें एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इनकी घूर्णन अघूर्णता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इन्हें निम्न प्रकार से चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सम और एकांतर व्यवस्था पॉलीमर बहुलक बनाने के लिए चिगलरनाटा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जबकि अव्यवस्थ वाइनिल बहुलक मुक्त मूलक बहुलीकरण द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। एटैक्टिक विनाइल बहुलक अक्रिस्टलीय कम गलनांक वाले, जबकि आइसो एवं स्टीरियोटैक्टिक विनाइल बहुलक नियमित व्यवस्था के कारण क्रिस्टलीय उच्च गलनांक वाले और मजबूत होते हैं। इस प्रकार हम प्रमुख रूप से जो बहुलक हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन यानी स्टाइरीन के कुछ स्टाइरीन के एन मॉलिक्यूल लेकर यदि उसको परऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाए तो वो पॉलीस्टाइरीन बनता है। इसे स्टाइरीन अर्थात विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण के द्वारा समझाया जा सकता है। यह प्रक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, जिसमें पॉलीस्टाइरीन इकाइयों के परस्पर सिर पूंछ हेड टेल हेड व्यवस्था से जुड़ते जाते हैं। यह एक सुंदर पारदर्शी पदार्थ होता है। इनके खिलौने, चाय पीने के प्याले तथा अन्य घरेलू सामान इनसे बनाया जा सकता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे
पॉलीविनाइल क्लोराइड परऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया मूलक विधि द्वारा संपन्न कराई जाती है। इसका अणुभार लगभग 15 लाख तक होता है और यह एक चमकीला कठोर दृढ़ पदार्थ होता है। इसका उपयोग पाइपों में, छड़ों में, पीवीसी चद्दरों में आदि में बनाने के काम में लिया जाता है। प्लास्टिसाइज़र के रूप में इसे एस्टर मिलाने से ये मुलायम हो जाता है और इसका उपयोग विनाइल चमड़े के रूप में किया जाता है। विनाइल चमड़े के रूप में इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। कई जगह पर कोट, हैंडबैग, खिलौने, पर्दे, कपड़े के ग्रामोफोन, रिकॉर्ड आदि भी बनाने के लिए इसको पॉलिश करके बनाया जाता है। एक उत्तम विद्युत रोधी पदार्थ है। इसे बिजली के तारों तथा विद्युत के अन्य उपकरणों में विद्युत रोधी करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पॉलीएक्रिलेट ये श्रेणी के प्रमुख बहुलक निम्न प्रकार के होते हैं। पॉलीमेथाइल मेथोक्रिलेट PMMA, इसमें मिथाइल मेथोक्रिलेट के बहुलीकरण के द्वारा इसको बनाया जाता है। यह कठोर व पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है। इस पर प्रकाश व समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इसका उपयोग लेंस, पारदर्शी गुंबद, रोशनदान, वायुयान की खिड़कियां आदि बनाने में कांच के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके औद्योगिक नाम ल्यूसासाइट, प्लेक्सी कांच, एक्रेलाइट और पर्सपेक्स होते हैं। इसमें दूसरा प्रकार है पॉलीएथिल एक्रेलेट। इसे एथिल एक्रेलेट के बहुलीकरण से बनाया जाता है। यह एक कठोर और रबड़ जैसा पदार्थ होता है। चौथा प्रकार है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसे नेक्रेलिन या ऑर्लिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे पॉलीसाइनाइड या एक्रिलोनाइलेट की बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट के N मॉलिक्यूल लेकर इसे एक्रेलेट बनाया जाता है। यह एक कठोर सींग हॉर्न के जैसा होता है। इसका गलनांक का पदार्थ होता है। एक्रेलेट रेशे के रूप में कपड़े, गलीचे, कंबल आदि के बनाने के काम में लिया जाता है। इसका उपयोग अन्य बहुलक बनाने के रूप में गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन और द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जब बहुलीकरण की प्रक्रिया H2O या RCH जैसे किसी छोटे अणु के निष्कासन से किया जा रहा हो तो उस प्रक्रिया को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं और इसे बने हुए बहुलक को कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमराइजेशन और पॉलिस्टर संघनन का उदाहरण है। इसके संघनन बहुलीकरण के प्रमुख रूप से एमाइड बनाने, एस्टरीकरण करने, ट्रांस एस्टरीकरण करने के लिए किया जाता है। संघनन बहुलीकरण की आवश्यकता की शर्त क्या है उसके बारे में बात करेंगे। संघनन बहुलीकरण के लिए सबसे आवश्यक शर्त यह है कि क्रियाकारी एकल अणु के कम से कम 2 क्रियात्मक समूह होने चाहिए जो समान रूप से हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। यदि क्रियाकारी अणु के दोनों समूह समान हैं तो ऐसे अणु के साथ संघनन अभिक्रिया करेगा जिसमें दोनों समूह यौगिक के दोनों समूहों के साथ क्रियाकारी करने वाले पदार्थ जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल व टाइथैलिक अम्ल का कंडेंसेशन से नायलॉन 6 का निर्माण होता है। यह इसकी मुख्य कंडीशन है जिसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। अगले लेसन में हम पॉलिस्टर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।